आज आप लोगों का चैप्टर क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन डाइजेस्टिव सिस्टम का है, जिसमें मैंने आप लोगों को लिखवाया कि लार्ज इंटेस्टाइन क्या है। स्मॉल इंटेस्टाइन से शॉर्टर ऑर्गन होता है। इसके पार्ट्स होते हैं सीकम, कोलम और रेक्टम। कोलम में क्या है? असेंडिंग, ट्रांसफर और डिसेंडिंग आपके पार्ट्स होते हैं। मतलब असेंडिंग का मतलब यहाँ ऊपर चढ़ते हुए कोलन, ट्रांसवर्स का मतलब ऐसे सीधे सीधे है, और डिसेंडिंग का मतलब नीचे आते हुए। ठीक है। और हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन जाके लार्ज इंटेस्टाइन के जिस वाले पार्ट में यहाँ खुलती है उसको कहते हैं सीकम। और यहाँ पे ई कोलाई बैक्टीरिया सिम्बियोटिक एसोसिएशन करती है और क्या प्रोड्यूस करती है? विटामिन के और बी कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है। बी कॉम्प्लेक्सेस मतलब विटामिन बी, B2, B3, B4, B12 तक पूरा, उसको कहते हैं बी कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है। और उसके बाद जो है ये रेक्टम क्या है? एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लास्ट पार्ट होता है जो एनस में खुलता है। ठीक है। और हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है बेटा, इट इज नॉट टेक पार्ट इन डाइजेशन। ये डाइजेशन में कोई रोल प्ले नहीं करता, वल्ली क्या करता है? एब्जॉर्प्शन करता है वाटर और मिनरल्स का। यहाँ तक आप लोग करिए। जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका होता है, ये जो कोलन है ना, कोलन की ये जो दीवारें होती है ना, इसको वो खाता है, जिसके वजह से क्या होती है? हमारे उसके पास से ब्लड कैपिलरीज वगैरह जाती है, तो वहां से ब्लड का रिसाव होता है रेक्टम के थ्रू बाहर। क्या होती है? पेचिस में ब्लड की पेचिस होने लगती है, इसको खूनी पेचिस कहते हैं, इसी की वजह से। ठीक है। तो कोलन वाले पार्ट की उसके वॉल को खाता है, क्योंकि उसी में क्या है? एब्जॉर्प्शन करता है वाटर और मिनरल्स का, तो वो वही खाता है। ठीक, करिए। ये हो जाए तो बताइए आप लोग। एक नोट करके वर्ड लिखो, काइलोमाइक्रोन लिखो। तो काइलोमाइक्रोन क्या होता है इसको समझा रही हूँ। आगे वैसे फिर बताऊंगी, लीवर में जब पढ़ाऊंगी तो बताऊंगी, बट यहाँ लिख लो अच्छा नोट करके। काइलोमाइक्रोन क्या होता है, ये पूछा गया है। काइलोमाइक्रोन लिखो। देखो ये क्या होता है? फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं। ये फैट की एक बहुत बड़ी सी क्या होती है? मॉलिक्यूल्स होता है। ठीक है। ये क्या होता है? फैट ग्लोब्यूल्स बोलते हैं इसको। ठीक। फैट की बहुत बड़ी सी मॉलिक्यूल्स होती है, जो कवर होती है किससे? प्रोटीन से। किससे कवर होती है? प्रोटीन से। और अपने आप को छिपाई रहती है क्या? कि हम फैट नहीं हैं। ठीक है। बाहर से फिजिकली देखेंगे तो ये क्या है? प्रोटीनिशियस पार्ट है। ठीक। बाहर से देखने पे, फिजिकली देखने पे प्रोटीनिशियस पार्ट होती है, पर अंदर से क्या है? फैट के ग्लोब्यूल्स होते हैं, फैट को छिपाए रहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो डाइजेशन होता है उसको कहते हैं फिजिकली डाइजेशन। ठीक। ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जब हम लोग लीवर पढ़ते हैं तो उसमें क्या पढ़ते हैं? बाइल, गाल ब्लैडर पढ़ते हैं ना, तो हमने वहाँ क्या बताया कि गाल ब्लैडर में किसी भी प्रकार की एंजाइम नहीं होती, एंजाइम एक्टिविटी नहीं होती, बशर्ते आपका जो बाइल जूस होता है उसके अंदर ऐसी पावर होती है कि जो उसमें लाइपेज जो एंजाइम होता है उसको एक्टिवेट कर देता है। तो ये जो लाइपेज एंजाइम होती है, एक्टिवेट होने के बाद ये इसको आइडेंटिफाई कर लेती, क्योंकि वो फैट है। तो ये जो बड़े काइलोमाइक्रोन मॉलिक्यूल्स हैं, इसको छोटे छोटे मिसेल्स मॉलिक्यूल में, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि आपका इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का आपके बाइल जूस से भी होता है। ठीक है। फैट का जो इमल्सिफिकेशन होता है वो बाइल जूस से भी होता है, पर ये मिथ्या, सब लोग परेशान रहते हैं, जब एंजाइम नहीं है तो कहाँ से फैट टूटी?
जो बाइल होता है, बाइल के अंदर ऐसा क्या तो नहीं, वो लाइपेज एंजाइम को क्या करता है, एक्टिवेट कर देता है। जब बाइल जाकर के आपका मिलता है ना उससे, पैनक्रियाटिक जूस से, तो वहां से पैनक्रियाटिक जूस में आपका प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड सब चीजों का आएगा, तो वो जाता है लिपिड में, जो लाइपेज एंजाइम होती है उसको एक्टिवेट कर देगा। तो ये इस मॉलिक्यूल को पहचान जाती है और इसको टुकड़े टुकड़े में तोड़ देती है, ताकि इस फैट का क्या हो जाए, इमल्सिफिकेशन हो जाए और फैट बाहर चली जाए। समझ रहे हो? अभी आगे मैं समझाऊंगी तो और अच्छे समझ में आएगा। ये काइलोमाइक्रॉन का मतलब होता है फैट का बड़ा सा मॉलिक्यूल्स होता है, जिससे किससे कवर है, प्रोटीन से। तो ऐसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं काइलोमाइक्रॉन। ठीक है, चलिए लिखिए, इसको लिख लीजिए, इस चीज को, इसको लिख लो। आई स्मॉल लिखो, लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स covered by protein, and are transported from intestine to lacteals, and then to blood capillaries, and then to blood capillaries। मतलब ये जो इंटेस्टाइन है, जो काइलोमाइक्रॉन है, ये छोटे छोटे लैक्टियल्स के पार्ट में टूट जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं मिसिल्स। क्या कहा जाता है, मिसिल्स। ये छोटे 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 से छोटे, या तो आर इसको कहते हैं लैक्टियल्स। ठीक है, और ये इतने छोटे पार्टिकल होते हैं कि ये डिफ्यूजन के थ्रू हमारे कहाँ चले जाते हैं, ब्लड वेसल्स में। इसलिए ब्लड वेसल्स में अगर आप ज़्यादा फैट खाते हो तो वहाँ कोलेस्ट्रॉल के जमने की चांसेस ज़्यादा हो जाती है, तो हमारी बॉडी फैटी हो जाती है, तो हेल्दी दिखते हैं। ठीक, अभी बताऊंगी आप लोगों की गाल ब्लैडर का स्टोन कैसे बनता है, वो भी समझाऊंगी। इसको यहाँ तक आप लोग लिखिए। अब आप लोगों का क्या बच गया है, सैलिवरी ग्लैंड्स बच गया ना, डाइजेस्टिव ग्लैंड। इसको पढ़ा लेती हूँ, तब मैकेनिज्म इसका समझा दूंगी, खत्म हो जाएगा चैप्टर। कर लीजिए। यहाँ तक सबको समझ में आया ना? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? लिखो। हेलो, 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 कौन? हाँ हाँ, मैं नमस्ते आंटी, बोलिए। सौम्या, सौम्या आपकी मम्मी का फोन, हाँ आई तो है। नहीं नहीं, क्लास चल रही है, कोई बात नहीं। नमस्ते, नमस्ते आंटी। ठीक, चलो भाई, चलो देखो आगे। आपकी मम्मी कॉल करी, आप फोन नहीं उठाई तो घबरा गई, कहाँ गई? कोई बात नहीं, मोबाइल वाइब्रेट में करके पास रखा करो। मान लो बाय द वे पेरेंट्स परेशान होते हैं ना, तो उसके लिए तो उठा ही सकते हो, बाकी किसी का ना उठाओ, पर पेरेंट्स की कॉल उठा लिया करो। चलिए आगे आप लोग लिखिए, डाइजेस्टिव ग्लैंड। अब आगे आप लोग लिखिए बेटा, एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड, डाइजेशन में हेल्प करने वाली ग्लैंड्स लिखो। एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड लिखो, एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड। मैंने आप लोगों को बताया था पहला सैलिवरी ग्लैंड, लिखो सैलिवरी ग्लैंड।
कहाँ चला गया भाई सैलरी ग्लैंड? मैंने नहीं लिखा है क्या? लिखा तो जरूर होगा। लिखो, इट इज अ 3 पेयर gland located in our oral cavity. Oral cavity. It is secreted saliva. ठीक, और इसमें जो सलाइवा में जो एंजाइम होती है वो एंजाइम क्या है? टाइलिन, या इसी को कहते बेटा क्या? आर एमाइलेज। क्या कहते हैं? एमाइलेज कहते हैं। और ये किसका डाइजेशन करता है? डाइजेशन किसका? टू कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में ही सब कुछ आ जाएगा, ठीक है, स्टार्च, माल्टोज वगैरह सब कुछ। ठीक, द सलाइवा पीएच, सलाइवा का पीएच कितना होता है? 6.8। स्लाइटली एसिडिक होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है। पीएच जो वैल्यू होता है ये स्केल पे वैल्यू निकाला गया है। इसमें हमेशा मेजर बीच में क्या होता है? 7। अगर जिसका वैल्यू 7 होगा वो क्या होगा? न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब होता है उदासीन, न तो एसिड है न तो बेस है। ठीक, 7 के नीचे जैसे जैसे जाओगे वैसे वैसे क्या हो जाएगा? एसिडिक। जितना नीचे जाओगे उतना हाईली एसिडिक। जैसे 7 के बाद क्या है? 6, 5, 4, 3, 2, 1। इसमें ऐसा नहीं है 6 संख्या बड़ी तो ये हाईली एसिडिक है। हाईली एसिडिक क्या होगा? 1 होगा। इसी तरीके से ऊपर जाओगे तो कैसा नेचर आता है? बेसिक होता है। जितना ऊपर चले जाओगे उतना हाईली बेस होगा। तो इसका अगर यहाँ 8 हो गया तो कम बेस है, अगर यहाँ 12 है तो वो ज़्यादा बेस है। ठीक है, ऐसे याद करना है इसको। तो ये क्या है बेटा आपका? इस तरीके से। चलो लिखो थर्ड, इसका थर्ड, इसके आगे लिखो। और इसमें क्या है भाई? हाँ, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप। ये 3 टाइप से क्या होते हैं? डिवाइड होते हैं। देखिए मैंने लिखा था भाई। अच्छा आगे, इट डिवाइडेड इनटू 3 टाइप। इससे पहले यहाँ लिख लो कि कितने लीटर से वो कर सिक्रीट करती हैं। हमारे माउथ में जो सलाइवा होता है पर डे 1.5 लीटर से 2 लीटर सिक्रीट होता है। जो हमारे मुंह में जो लार बनती है पूरे एक दिन में 1.5 से 2 लीटर बनती है। इस चीज को चलो लिख लो। इट रिलीज सलाइवा पर डे, इट रिलीज सलाइवा पर डे, पर डे कितना होगा? 1.2 1.5 से 2 लीटर। ठीक है, 1.5 से 2 लीटर। ठीक, इट डाइजेस्टेड, इट डाइजेस्टेड यस सलाइवा, सलाइवा डाइजेस्टेड स्टार्च को तोड़ता है। टाइलिन, आर एमाइलेज एंजाइम किसमें? माल्टोज में तोड़ता है। किसको? माल्टोज, माल्टोज में तोड़ता है। हम जो रोटी खाते हैं वो किस रूप में होती है? स्टार्च के रूप में होती है। जैसे जैसे हम रोटी को च्युइंग करते उसमें सलाइवा ऐड करते जाते तो हमको रोटी कैसी लगती है? मीठी। तो मतलब वो किसमें चेंज हो गई? माल्टोज में। माल्टोज क्या है? एक स्वीट शुगर है। कैसा है? एक स्वीट शुगर है, एक मीठी शर्करा है। ठीक है, और ये कैसा है? डाइसैकेराइड्स में आता है। डाइसैकेराइड जब पढ़ाएंगे कार्बोहाइड्रेट तो समझाएंगे। इसमें जो आएगा आपका डाइसैकेराइड्स में आते हैं। यहाँ तक हो गया।
अब आप लोग आगे लिखिए, सैलरी ग्लैंड जो होती है कितने पेयर्स होती हैं? 3 पेयर्स होती हैं। लिखिए, इट इज 3 पेयर्ड और संख्या में कितनी होंगी? 6 इन नंबर में 6, मतलब एक 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 जोड़ी, मतलब 3 जोड़ी है। ये 3 पेयर क्या है? पैरोटिड। लिखो, पैरोटिड 1 पेयर। और ये बेटा सबसे लार्जेस्ट क्या है? सबसे लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड है। ठीक है, इन तीनों में सबसे लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड कौन सी है? पैरोटिड है। अभी समझा रही हूँ, सब फिगर बना दूंगी भी, सब क्लियर हो जाएगा। चलो दूसरा लिखिए आप लोग, सब मैक्सिलरी। ठीक है, या इसी को बोलते हैं सब मैंडिबल। ये भी कितने बेटा? 1 पेयर्स है। ये भी कितने हैं? 1 पेयर्स है। ठीक है, और इसके बाद आपका क्या है? सब लिंगुअल है। सब लिंगुअल, ये भी कितना है? 1 पेयर्स है। और हर ये जो जितनी भी ये ग्लैंड्स है, ये ग्लैंड से एक डक्ट के थ्रू दूसरे पार्ट से जाकर के क्या हुई होती है? जुड़ी रहती है। तो जिस डक्ट से जुड़ी रहती है, इन तीनों डक्ट का नाम अलग अलग है। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देती हूँ, इट कनेक्टेड अ डक्ट। उस डक्ट का नाम क्या है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। वार्टन डक्ट। क्या नाम है? वार्टन डक्ट। जो पैरोटिड ग्लैंड है, जिस डक्ट से जाकर के हमारे जबड़े में जुड़ी रहती है, उसको कहते हैं वार्टन डक्ट। उसी तरीके से ये कनेक्टेड डक्ट इसका क्या है? कनेक्टेड डक्ट जो है ये आपका क्या है? डक्ट ऑफ रेविनस। अभी मैं ये तीनों चीजें समझाऊंगी, बस अभी फिलहाल लिख लीजिए, समझा रही हूँ। कनेक्टेड डक्ट क्या हो जाएगा? अरे भाई उल्टा हो गया। स्टेंशन, रुको 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 रुको, ये आपका स्टेंशन हो जाएगा, स्टेंशंस डक्ट। और ये आपका वार्टन्स डक्ट। और ये आपका डक्ट ऑफ रिविनस आर बार्थोलियन की बार्थोलियन, हाँ यही है, बार्थोलियन डक्ट। ये करिए आप लोग यहाँ तक तो। और ये मैं यहाँ पे एक फिगर बना रही हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे एक फिगर बना रही हूँ, इस फिगर को आप लोग यहाँ पे बना लीजिएगा, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कहाँ गया भाई? कोई व्यक्ति है, उसने क्या किया भाई? वो अपना मुंह ओपन किया है। ठीक है, माउथ को ओपन किया है।
इसको कहेंगे पैरोटिड, पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड हो गया। सब मैक्सिलरी नहीं, सबलिंगुअल, 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 और ये आपका है सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबल, और तो कहेंगे एक्सटेंशन डक्ट, इसको कहेंगे वार्टन है ना, हाँ वार्टन्स डक्ट, इसको कहेंगे बार्थोलियन या डक्ट ऑफ रिविनस आर बार्थोलियन डक्ट। ठीक है, चलिए भैया इसको थोड़ा समझिए तो। इसको चलो समझो, इस फिगर को समझ जाओगे तो ये चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, पहले फिगर समझ जाओ। हम क्या देख रहे हैं, सैलिवरी ग्लैंड। मैंने आप लोगों को बताया था जब आप इस तरीके से फिगर बनाएंगे तो ये क्या है, फेरिंग्स वाला हिस्सा होता है। इस फेरिंग्स के इस वाले पोर्शन पे आपका लगा होता है 3 पेयर सैलिवरी ग्लैंड। ठीक है, ये सैलिवरी ग्लैंड कहाँ से रहता है, हमारे माउथ के पूरे ओरल कैविटी तक फैला रहता है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं जो सबसे सैलिवरी ग्लैंड 3 पार्ट में होता है, पैरोटिड है, सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबल और सबलिंगुअल। पहले इसका मतलब समझो। पैरोटिड हमारे यहाँ पे, यहाँ ये जो दोनों हिस्सा होता है, यहाँ वाली ये जो जॉ लाइन है, यहाँ जो लास्टिंग वाली है, इसको कहते हैं पैरोटिड ग्लैंड। क्या कहेंगे, पैरोटिड ग्लैंड। कभी कभी देखते हैं हमारे या बहुत ज्यादा हम लोग बात कर लेते हो तो हमारा यहाँ दर्द करता है। किसी किसी में क्या होता है, कभी कभी इन्फेक्शन हो जाता है तो ये फूल जाता है, जिसको गलसुआ बोलते हैं ना। तो ये जो होता है, ये पैरोटिड ग्लैंड ही क्या करती है, उसमें इन्फेक्शन की वजह से फूल जाती है। तो पैरोटिड ग्लैंड एक इधर हो गई, एक इधर, 1 पेयर क्या हो गई, पैरोटिड ग्लैंड हो गई। ठीक, उसके बाद आपका क्या आता है, ये पैरोटिड ग्लैंड जो होती है बेटा, ये आपके ये जो जा है, जो अपर जा है, जो हम अगर आ करते हैं तो जो यहाँ से जो आके अपर जा में यहाँ, और यहाँ से आकर के एक डक्ट आके यहाँ, ठीक है, और यहाँ से सलाइवा सिक्रीट होगा तो हमारे अपर जा से सलाइवा आता है, और इधर से उसी डक्ट के थ्रू सिक्रीट होगा तो यहाँ आएगा। तो ये जो डक्ट है जो पैरोटिड का, यहाँ से जो हमारे अपर जा में गया है, ऊपरी जबड़े में, उस डक्ट को क्या कहते हैं, इंटेंशन डक्ट। ठीक है, समझ में आ गया, ये समझ में आया आप लोगों को। अब इसका मतलब सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबल। मैंडिबल का मतलब होता है जॉ, ठीक है, नीचे वाला जो जॉ होता है उसको मैंडिबल बोलते हैं, सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबल बोलते हैं। इसमें क्या होता है बेटा, ये जो डक्ट होती है ये हमारे जॉ से होती है, क्या होती है, जॉ से कनेक्ट होती है। तो ये सब मैंडिबल या सब मैक्सिलरी जो है नीचे वाली, जो हमारा ये अपर वाला जा है, यहाँ वाले हिस्से पे वो रहती है। ठीक है, तो यहाँ से लोअर वाला जा है, यहाँ से वो जो डक्ट होती है हमारे यहाँ आके मिलती है। ठीक है, तो अगर आप इस वाले हिस्से पे, अगर ऐसे करते हो तो हमारा सिक्रेशन यहाँ से होता है, उस डक्ट से। हर ये तीनों डक्ट में आपका सलाइवा भरा रहता है। ठीक है, तो जहां से अगर तुम पुश करते हैं तो हमें फील होता है कि हमको यहाँ से सलाइवा आ रहा है। ठीक है, उसी तरीके से सबलिंगुअल का मतलब होता है जीभ। लिंगुअल का मतलब क्या होता है, जीभ। हमारे जस्ट जीभ के नीचे जो होता है, ये हमारा जीभ है ना, ये जो इधर निकाली हूँ, रुको कोई दूसरा कलर लगा लो, समझ में आएगा आप लोगों को। ये टीथ है, खुला हुआ पार्ट टीथ है, यहाँ से लगा हुआ, ये हमारा टंग है। तो ये जो टंग है, इस टंग से यहाँ जो ये ग्रीन कलर की जो आपकी जुड़ी हुई है, इसको कहते हैं सबलिंगुअल। लिंगुअल का मतलब होता है टंग, जीभ। ठीक है, तो इस जीभ से जो डक्ट यहाँ से लगी हुई है, हमारे जीभ में सलाइवा सिक्रीट होता है, हमारे जो टेस्ट बर्ड है उसमें जो जाता है वो किसके थ्रू जाता है, सबलिंगुअल के थ्रू। सारे नहीं करते, सबलिंगुअल करता है, वो डायरेक्ट कनेक्ट होता है। इसलिए सबलिंगुअल जो है आपका किससे कनेक्ट है, आपके टंग से है। तो ये जो कनेक्ट होने वाली जो डक्ट है, जिसके थ्रू वो कनेक्ट हुई, उस डक्ट को क्या कहते हैं, वार्टन्स डक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, वार्टन्स डक्ट कहेंगे। ठीक है, और सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबल सब लिंगुअल के जस्ट नीचे होता है हमारे लोअर जा में, उसको क्या कहते हैं, सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबल। और वो जो कनेक्ट होता है उसको कहते हैं डक्ट ऑफ रिविनस या बार्थोलियन डक्ट। समझ रहे हो, ये तीनों क्या है, आपके साइंटिस्ट हैं, स्टेनसन, वाटसन,
रीविनस, ये सारे साइंटिस्ट हैं, वो लोग अपने नाम पे इसको डिस्कवर किए, तो इसलिए अपने नाम पे इस डक्ट का नाम रख दिए। ठीक है, कुछ मतलब नहीं है, बस ये याद रखना है। हमने क्या आप लोगों को समझाया, चलो फिर से देखो। सैलवरी जो ग्लैंड होती है वो 3 पेयर्स होती है, हर 3 पेयर्स में एक एक पेयर सब रहेंगी। हमारे 2 राइट और लेफ्ट साइड पैरोटिड हो गया, ठीक। और हमारे जीभ के ये पैरोटिड का कनेक्शन हमारे अपर जा में है, ठीक, ऊपर वाले जबड़े में, तो जिस डक्ट से उसको कहेंगे एक्सटेंशन, ठीक। उसके बाद दूसरा हमारा लोअर जा में जाके मिला है, उसको कहेंगे सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबल, ठीक है। और वो जो आपका जो जाके मिला है उसको कौन सा आपका डक्ट उसको कहते हैं, डक्ट ऑफ रिविनस या बार्थोलियन डक्ट। और जो जीभ के नीचे डायरेक्ट है वो क्या कहलाता है, सब लिंगुअल है, और वो जिससे जुड़ा है वो क्या है, वाटसन डक्ट, ठीक है। क्या है भाई, वाटसन डक्ट क्या है, बोलो। कहाँ, सब लिंगुअल वाले का तो क्या लिखी हूँ मैं, उल्टा लिख दी हूँ क्या। हाँ तो भाई उसको सही कर लो, ठीक है, उसको सही कर लो। सब लिंगुअल है आपका वाटसन डक्ट है, सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबल क्या है, डक्ट ऑफ रेविनस या बार्थोलियन है, और पैरोटिड क्या है आपका, स्टेंसन डक्ट है। ये फिगर जिसको याद हो जाएगा वो कर ले जाएगा, कुछ बहुत बड़ा है नहीं। पैरोटिड फर्स्ट आएगा, हमारे गाल पे क्या बैठा दिए, पैरट बैठा दिए, तोता। चिक पे कहाँ यहाँ बैठ गए दोनों साइड, तोता, तो पैरोटिड हो गया, ठीक है। और जैसे बैठा तो क्या है, वो अमरूद खा रहा था, कहते ना गुआवा, तुमको देख के क्या आ गया, मुंह में पानी, तो जो मुंह में जीभ में पानी आ रहा है, तो जीभ से जो आपका कनेक्ट है वो क्या हो जाएगा, लिंगुअल, ठीक है। और बच्चा अगर उसको हम क्रश क्रश करके खा गए तो क्या हो गया, सब मैक्सिलरी या मैंडिबल। चलो ऐसे ही याद करो तुम लोग। आप लोगों का क्वेश्चन ये भी पूछता है, सारे 1 1 पेयर हैं, 1 पेयर्स, 1 पेयर्स और 1 पेयर्स होता है। और ये सबसे लार्जेस्ट होता है, सबसे स्मॉलेस्ट कौन होगा जी, सबसे स्मॉलेस्ट कौन होगा, ये लिंगुअल कहाँ गई, ये सबसे स्मॉलेस्ट है, पर सबसे ज्यादा सिक्रीशन सलाइवा का यही करेगा। पैरोटिड भले बड़ी है पर सबसे ज्यादा सिक्रीशन सलाइवा का यही करे। हाँ इसको कर लीजिए, यहाँ तक आप लोग बनाइए और ये फिगर बनाइए, क्लियर करिए। अब दोबारा देगा तो उसको कर लीजिएगा। यही क्वेश्चन देता है स्टेंसन, वाटसन और क्या है, डक्ट ऑफ रिविनस। दो देखो, दो आप यूज वो कर सकते हो, दो आप डक्ट याद कर सकते हो, एक याद हो जाएगी। जो मैंने ट्रिक बताया उससे कर सकते हो। जैसे पैरोटिड ग्लैंड है तो हमारे चिक पे क्या बैठा है, पैरेट बैठा है, तो पैरोटिड ग्लैंड है तो हमको क्या हो गया, टेंशन हो गया, क्या हो गया, टेंशन हो गया। तो पैरोटिड ग्लैंड से क्या हो जाएगा, स्टेंशन, समझ में आ गया। और दूसरा क्या है, सबलिंगुअल, सबलिंगुअल हम क्या किए, अपने जीभ से उस पे वार किए तो क्या हो जाएगा, वाटसन हो जाएगा, वाटसन डक। और बाकी जो बचा है वो क्या हो जाएगा, रिविनस या बार्थोलियन, ठीक है। इसको कर लीजिए, सही तो लिखो, स्टेंसन, वाटसन, रिविनस, बार्थोलियन हो गया। अब इसका फंक्शन लिखवा दूं सलाइवा का। देखो सलाइवा का फंक्शन क्या है बेटा, सलाइवा का फंक्शन होता है हमारे भोजन को लुब्रिकेशन प्रोवाइड करना, हमारे भोजन को लसलसा बनाना, ताकि वो आसानी से हमारे क्या हो, ओइसोफेगस से स्टमक में उतर जाए। अगर हम चिप्स खाते हैं, सोचो चिप्स कितना हार्ड होता है, पर हमारा सलाइवा मिल मिल के उसको क्या कर देता है, सॉफ्ट कर देता है, ताकि हम क्या हो जाए, भोजन हमारे पेट में। अगर सलाइवा नहीं रहता तो मुंह को एकदम स्किन स्किन एकदम गायब कर देता है, जो तुम लोग दिन भर चिप्स लेके बैठे रहते हो, ठीक है। तो सलाइवा का इतना रोल होता है। तो हम पहला क्या है, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करना। दूसरा चीज क्या है, हमारे सलाइवा में एक एंटीबैक्टीरियल एंजाइम पाया जाता है जिसको कहते हैं लाइसोजाइम। क्या कहते हैं, लाइसोजाइम। हमारे आंखों के टीयर्स में भी होते हैं, हमारे सलाइवा में भी होते हैं, हमारे पसीने में भी होते हैं।
तो ये जो होते हैं एंटी बैक्टीरियल होता है, ठीक है। जैसे हमको पसीना हो रहा है तो उस टाइम हमारा जो पोर्स हैं, स्वेट ग्लैंड के जितने भी पोर्स होंगे ओपन रहते हैं, उसके थ्रू भाई तो आपका बैक्टीरिया चला जाता ना। पर वो क्या सिक्रेट कर रहा है उस स्वेट में, उस पसीने में लाइसोजाइम एंजाइम। अगर बैक्टीरिया बैठेगा वही भी उस पे जाने के लिए तो उसको क्या कर देगा, किल कर देगा। उसको मैं भी लिखवा रही हूँ। बहुत लोग नहीं कहते रो लेना भी अच्छा होता है, आंखें साफ हो जाती हैं, यही है लाइसोजाइम एंजाइम है। जितनी भी आपके आंखों में इन्फेक्शन वाले एंटीबैक्टीरियल रहते हैं वो क्या हो जाते हैं, उससे मर जाए। इसका मतलब ये नहीं कि रोज शाम को बैठ के रोएं और कहें कि हम अपना बैक्टीरियल इन्फेक्शन क्लियर कर रहे हैं, ये नहीं। ये हो जाए तो आप लोग बताइए, फंक्शन लिखवा दे, फिर फेरिंग्स इसोफेगस हो गया, फिर लीवर समझाती हूँ। यहाँ तक सबको समझ में आया ना? किसी को कोई डाउट हो तो बताना। ये आपके टीजीटी पीजीटी से वो सब जो ऊपर वाले दिए हैं वो हलवा क्वेश्चन नहीं पूछता, बस उसमें से आता है सलाइवा का पीएच आएगा, ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाली एंजाइम आएगी एमाइलेज या टाइलिन, और बाकी कुछ नहीं आएगा। नीचे अब आ जाओ, नीचे वाले में आपका यही पूछता है पैराटीट, सब मैक्सिलरी, सबलिंगुअल, ये किससे कनेक्ट है, किस किस डक्ट से कनेक्ट है। आपके टीजीटी पीजीटी के क्वेश्चन है जो नीचे मैंने यहाँ फिगर पे बनाया। हमारे दोनों साइड जो है पैरेट बैठा तो उनको क्या हो गया, टेंशन। तो क्या हो जाएगा, पैरेट से पैरोटिड, टेंशन से स्टेंशन डक्ट। फिर उसके बाद हमको क्या हुआ, हमने अपने जीभ से उसको यहाँ से नहीं करता, टच करके हटाए, हाथ नहीं लगा रही हूँ। तो सबलिंगुअल, सबलिंगुअल से हमने जीभ से क्या कर दिया, वार कर दिया, तो ऑर्सन हो गया, बच गया। लास्ट में क्या है हमारा, मैंडिबल, सबमैक्सिलरी, ये बच जाएगा रिविनस या बार्थोलियन डक्ट। इसको कर लीजिए, हो गया। फंक्शन में लिखिए, ये हो गया तो लिखिए, फंक्शन लिखिए, सलाइवा का फंक्शन क्या है। ये कलर विजुअल हो रहा है ना सबको? चलो भाई, कोई दिक्कत किसी को हो जाएगा तो उसको भी टेंशन हो जाएगी, हमको भी। लिखो, मॉइस्टेन, मॉइस्टेन एंड लुब्रिकेट, लुब्रिकेट नमी और लसलसापन, ठीक है, म्यूकस, फूड पार्टिकल्स, फूड पार्टिकल्स, ये क्या बनाएगा, ऐसे फूड को क्या कहते हैं, बोलस। क्या कहते हैं, बोलस का मतलब होता है फूड प्लस सलाइवा, फूड और सलाइवा मिल जाते हैं तो क्या बना लेते हैं, बोलस। दूसरा लिखिए, पार्शियली डाइजेस्टेड, पार्शियली डाइजेस्टेड पॉलीसैकेराइड्स, पूरी तरीके से नहीं पर पार्शियली क्या करते हैं, पॉलीसैकेराइड्स को डाइजेस्ट करते हैं। जैसे आपका स्टार्च, स्टार्च को डाइजेस्ट कर दिए किसमें, माल्टोज में, ठीक है, इसको तो अच्छे से कर दिए। पर जो आपके पॉलीसैकेराइड जैसे आपका सेलुलोज, ग्लाइकोजन, और क्या क्या होता है, और क्या होता है जी पॉलीसैकेराइड्स में, चलो, टाइलिन, एमाइलेज, ये सारे क्या होते हैं, ये पार्सली डाइजेस्ट होते हैं, पूरी तरीके से नहीं होते। यहाँ तक लिख लीजिए। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लिखिए आप लोग, ये एक्ट एज बैक्टीरियल, act as bactericides, act as bactericide as it contain, as it contains lysozyme, lysozyme, क्यों, क्योंकि इसके पास क्या है, एंटी बैक्टीरियल, एंटी बैक्टीरियल एंजाइम है। और ये क्या करता है, न्यूट्रलाइज, लिखो, न्यूट्रलाइज न्यूट्रलाइज्ड एसिडिटी इन बकल कैविटी,
ये आपका क्या हो गया, सलाइवा का फंक्शन हो गया, सैलिवरी ग्लैंड का क्या हो गया, फंक्शन हो गया। क्या? हाँ पेक्टिन तो होता है, पर पेक्टिन हम लोगों में नहीं आएगा ना, वो तो आपके प्लांट में होते हैं ना। सेलुलोज, सेलुलोज पॉलीसेकेराइड में है, पर वो मैमल्स में नहीं पाए जाते। मैमल्स में जो आपके कैटल्स होते हैं उनमें पाया जाता है, उसी से वो डाइजेस्ट करते हैं और मेथिन गैस वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जो रूमिनेंट होते हैं, जो चौपाए होते हैं, जैसे काऊ हो गया, बफेलो हो गई, वो क्या करते हैं, वो खाने को डायरेक्ट पहले अपने पेट में भर लेते हैं, फिर उसके बाद जुगाली करते हैं। ठीक है, वो हम लोग की तरह चबा के खाने यही खाते, पहले उसको निगल लेते हैं, फिर उसको जुगाली करते हैं, फिर मुंह में निकाल निकाल के उसको चबाते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है, वहां पे सेलुलोज का जब पाचन होता है तो CH4 गैस निकलती है, मीथेन गैस। तो क्वेश्चन पूछता है मीथेन गैस कहाँ कहाँ से सिक्रिट होती है, धान की खेतों से होता है, और जितने जुगाली करने वाले जानवर होते हैं उनको कहते हैं रूमिनेंट कैटल। ठीक है, हाँ, तो उनमें भी ये पाए जाते हैं। इसको करिए। इसके बाद आपका क्या था, लीवर ग्लैंड ना। इसके बाद आप लोगों को लीवर ग्लैंड समझ। बेटा वो जो हम लोगों पे दांतों में जो बैक्टीरिया होता है ना, जिंजीवैलिस करके, ई कोलाई जिंजीवैलिस, वो जो अगर देखो इन्फेक्शन इतना हाईली, कुछ कुछ बैक्टीरिया जो थे सिस्ट फॉर्म में होते हैं, समझ रहे हो, वो जो दांतों में जो सलाइवा भी होता है उससे भी उनका कुछ नहीं कर पाता। अगर आप प्रॉपर हमेशा मीठा खाते हैं, प्रॉपर आप ब्रश को मतलब अपने टीथ को क्लीन नहीं रखते हैं, उस कंडीशन में होता है। हर किसी को नहीं हो जाता, जो दांतों की सफाई करता रहे सुबह और शाम दोनों टाइम में, तो उसके दांत खराब नहीं होते हैं। पर आप 2 दिन जज्बा में आपने सफाई की, फिर 10 दिन आराम से सो गए, तो फिर क्या होगा भाई। शाम के टाइम अगर रात में आप क्या कर रहे हैं, कोई भी अगर स्वीट चीजें या मिठाई खा रहे हो, मोस्टली सब लोग शाम में ही खाते हैं, मोमोज खाते हैं, पानी पूरी खाते हैं, और क्या मिठाई उठाई खाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, फिर उसके बाद जाके कौन ब्रश करता है, कोई नहीं करता है। तो वो चीजें पूरी रात के साइकिल तक फ्री रहते हैं ना बैक्टीरिया, तो अच्छे से वो अब तुम्हारा काम करते हैं। फिर भी जो हमारा सलाइवा होता है उसमें जो लाइसोजाइम पाई जाती है, फिर भी वो 80% काम करती नहीं, तो एक भी दांत नहीं, ऐसे जो व्हाइट दिख रहे हैं ना, सब ब्लैक हो जाते हैं। ठीक, चलो, कोई भी चीज 100% नहीं होता, कोई भी चीज लाइफ में 100% नहीं होता, वो हमेशा वेटेज मार के चलता है, 80 से 90 के बीच में, 95 के बीच में। यहाँ तक कि आप सोचो, एक माँ बाप का जो DNA होता है वो अपने बच्चों में भी जो जाता है ना, 99.9% ही रहता है, 0.1% डिफरेंट रहता है। इसलिए इस 0.1% की वजह से हम लोग एक दूसरे से क्या दिखते हैं, डिफर दिखते हैं। नहीं, अगर ये 0.1% हो गया ना, तो सब के सब यहाँ विनीता रहते हैं, मैम भी विनीता। ठीक है, दिक्कत हो जाती, सबका फेस सबका एक जैसा। ये 0.1% ही जो DNA होता है, इसमें जो आपका एंटी कोडान होता है उसका जो सीक्वेंस होता है हर किसी में अलग 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 होता है। सीक्वेंस तो वही रहेगा, एंटी कोडान वही रहेंगे आपके, ठीक है, एमिनो एसिड वही रहेंगे, बस आगे पीछे अरेंजमेंट हो जाते हैं, तो हर कोई एक दूसरे से डिफर दिखने लगता है। हाँ, तो जो आपका tRNA होता है, इस तरीके से जो उसका लूप होता है, ये वाला एंटी कोडानल लूप होता है, UAG क्या होता है, UUA, ये आपका जाके mRNA से यहाँ बाइंड करता है। इस तरीके से आपका प्रोटीन सिंथेसिस होता है। ये सारी चीजें मैं पढ़ा रखी हूँ पीछे, पर ये नए क्लासेस में ये सब पढ़ाना है। ठीक है, जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक, चलो हो गया यहाँ तक। चलिए आप लोग लिखिए अब लीवर ग्लैंड बनाइए, लीवर, लीवर, लीवर बनाइए भाई। लीवर क्या होता है, ये सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। क्या होता है, सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, ऑफ ह्यूमन बॉडी।
ह्यूमन बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड क्या होती है? लीवर होती है। चलो चलिए फिगर बना लीजिए आप लोग। हमारा जो लीवर होता है बेटा, इसमें लोब जो होते हैं कितने होते हैं? बताओ जी। लीवर में लोब कितने होते हैं? मैमल्स के लीवर में लोब कितनी होती हैं? कितने चैम्बर होते हैं? कितने होते हैं? 5। 1 2 3 4, एक इधर है, यहाँ 5। ठीक। और ऐसा कौन मैमल्स है जिसमें लोब की संख्या 6 होती है? आप बताओ। हाँ, रैबिट। वेरी गुड, एकदम सही। जो रैबिट है ना, उसमें 6 होता है, 6 लोब होता है। अब तुम ही लोग बताओ, अभी तुम पूछ रहे हैं। रैबिट में 4 नहीं होते। हमारे में जितने भी होंगे, हमारे से 1 लोब ज्यादा उसमें है। अब बताओ हम लोग में कितने होते हैं? अभी तुम लोगों को पीटते, तुम लोगों को इतना नहीं पता लीवर में कितना होता है। हाँ, वही अभी मैं पूछने ही वाली थी कि 5 कब से हो गया। वही तो पूछने वाली थी वंदना, 5 कब से हो गया, ये थोड़ा हमको बता दो कि 5 लोग कब से हो गया। इसको आप लोग बनाइए। ये हिपैटिक सेल है, ये हिपैटिक डक्ट है। ठीक है, ये आकर के यहाँ पे कॉमन सिस्टिक हिपैटिक डिक्ट में खुलता है। ये हमारा गाल ब्लैडर है, गाल। ये हमारा लीवर हो गया। और ये गाल ब्लैडर का क्या है? सिस्टिक डक्ट हो गया, सिस्टिक डक्ट। ठीक, ये आपका हिपैटिक डक्ट हो गया। ये कॉमन यहाँ हो जाएगा, कॉमन। इसको यहाँ मत लिखो।
ये आपका हो जाएगा कॉमन बाइल डक्ट। मुझे सब लिख लेने दो, फिर तो आप लोग को समझा रही हूँ। पैनक्रियाटिक डक्ट, ये पैनक्रियाज हो गया, और ये आपका पैनक्रियाटिक डक्ट हो गया, डक्ट, और ये कॉमन हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट हो गया, और ये हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट हो गया, हिपैटो पैनक्रियाटिक एम्पुला हो गया, हिपैटो पैनक्रियाटिक एम्पुला हो गया, उसको कहते हैं इंस्फिंक्टर ऑफ, सब लिख लो, फिर एक एक चीज समझा रही हूँ। स्फिंक्टर ऑफ उडाई, स्फिंक्टर ऑफ उडाई, एम्पुला ऑफ वेंटर। इसको कहेंगे एम्पुला ऑफ वेंटर। इसमें मैं तीनों बना रही हूँ, बाइल भी है, गाल ब्लडर भी है, लीवर भी है, और पैनक्रियास भी है, क्योंकि तीनों साथ में ही बनेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या, हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट हो गया, एम्पुला हो गया, कॉमन बाइल डक्ट हो गया। कहाँ गया कॉमन बाइल डक्ट, इसको कहेंगे CBD। और क्या बचा है, हिपैटिक डक्ट हो गया, ये ड्यूडेनम में आपका ओपन होता है, ये आपका ड्यूडेनम है, डियोडेनम है। ये आपका इंस्फिंक्टर एम्पुला ऑफ वेंटर, एक और था, हाँ, डक्ट ऑफ विल्सन। और ये वाला जो हिस्सा है इसको कहते हैं डक्ट ऑफ विल्सन, तो कहते हैं डक्ट ऑफ विल्सन। पैनक्रियाटिक डक्ट को बोलते हैं, या इसी को कहते हैं पैनक्रियाटिक डक्ट। पैनक्रियास, और ये एसिनाई, तो क्या कहा जाता है, एसिनाई। इंस्पेक्टर ऑफ बोर्डिंग, बोर्डिंग। और कुछ तो छूटा नहीं है। ये आप लोग यहाँ से फिगर बनाइए इसको, फिर मैं समझा रही हूँ। हम लिखेंगे लीवर,
secretions capsule. Cells. Cells. Line secretion. अब आप लोग इसको बना लो तो बताओ, फिर मैं इस चीज को समझाती हूँ। ठीक है, इसको आप लोग बना लीजिए, फिर इस फिगर को मैं समझा रही हूँ, फिर आप लोगों को सब समझ में आए। चलो बना लो। Langer's Iceland. Langer's. ये लैंगर्स हैंस की दीपिकाएं हैं। चलिए एक बार देख लो फिर समझो, लिखो आराम से, देखो ध्यान से। ये आपका डायग्राम है, ठीक है, यहाँ एक रफ डायग्राम बना के आप लोग समझा रही हूँ, ध्यान से देखना। हमने क्या कहा कि हम लोग को क्या पढ़ना है, लीवर पढ़ना है, उसके बाद आप पढ़ेंगे क्या बोलते हैं, बाई गाल ब्लैडर, इसका थोड़ा सा बताऊंगी, फिर यहाँ पैनक्रियाज का। पैनक्रियाज मैंने भी नहीं करवाया ना, मतलब हम लोग को लीवर और पैनक्रियाज दोनों पढ़ना है। डाइजेस्टिव ग्लैंड में 3 ग्लैंड बताई थी, सैल्वरी था, लीवर था और पैनक्रियाटिक था। सैल्वरी बता दी, सलाइवा वाला खत्म हो गया। लीवर पढ़ाना और पैनक्रियास, और बीच में इन दोनों की क्या आता है, पित्ताशय आता है, जिसको गाल ब्लैडर कहते हैं, इसको भी इसी में पढ़ना है। ठीक है, तो ध्यान से देखना, लीवर जो होता है हमारी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, और किसका प्रोडक्शन करता है, बाइल का। ठीक है, जो बाइल है उसका क्या करता है, वो प्रोडक्शन करता है, पित्त वही बनाता है। तो ये हमारी लीवर है। ठीक है, क्या है ये, लीवर है। हमारे लीवर में 4 चैम्बर होते हैं, कितने होते हैं, 4 होते हैं, पर रैबिट जो होता है उसमें कितना होता है, 5 होता है। पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है 6 होता है, रैबिट में 6 होता होगा तब। रैबिट किसी उसमें 5 नहीं, शायद 6 है। अरे भाई एक्सेप्शन है, रैबिट तुम्हारा एक्सेप्शन है, समझ रहे हो, रैबिट जो है वो एक्सेप्शन है, उसमें 4 नहीं है।
चाहे 6 है, आई थिंक 6 लोब है। अच्छा हमारे उसमें नहीं 5 ही होगा, हमारे उसमें क्या बोलते हैं लंग्स में जो है, हमारे लंग्स में 5 होते हैं, उनमें 6 होता है, और हमारे लीवर में 4 होते हैं तो उनमें 5 होता है। ठीक है, ये चीजें रहने दो उसको, अभी तुम पता नहीं कहाँ देख रहे हो, उसको मैं क्लियर करके भेज दूंगी। चलो अभी फिलहाल इसको देखो। मैमल्स में जो है हमारे कितने हैं 4 चैम्बर्ड है। ठीक है, इसमें 4 चैम्बर्ड हमारे लंग्स का जो है इस तरीके से 4 भाग होता है, ऐसे करके, फिर ऐसे करके, ऐसे। इसी यहाँ से हमारा क्या लगा रहता है, गाल ब्लैडर लगा रहता है। ठीक है, यहाँ से इसके नीचे वाले पोर्शन से हमारा क्या लगा रहता है, गाल ब्लैडर लगा रहता है। तो देख रहे हो यहाँ से नीचे वाले पोर्शन से क्या लगा है, गाल ब्लैडर लगा है। यहाँ से जो ये जो लीवर है, लीवर की जो सेल्स होती है उसको कहते हैं हिपैटिक सेल्स। क्या कहते हैं बेटा, हिपैटिक सेल्स। लीवर की जो सेल्स होती है उसको क्या कहते हैं, लीवर की कोशिका को हिपैटिक सेल होती है। इसी हिपैटिक सेल्स के अंदर ही आपके बाइल का फॉर्मेशन होता है। किसका होता है, बाइल बनता है। और ये जो हिपैटिक सेल होती हैं, फिर यहाँ से जैसे बाइल बन गया, और बाइल क्या हो गया, इसी यहाँ से आकर के हिपैटिक डक्ट से हमारे जो गाल ब्लैडर है इसमें जाकर के क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाता है। समझ में आया, उसी चीज को मैंने यहाँ लिखा है। यहाँ आपका क्या है, लीवर है, लीवर से गाल ब्लैडर, यहाँ हिपैटिक सेल्स है, हिपैटिक सेल से आपका बाइल का फॉर्मेशन होकर के ये जाकर के यहाँ पे स्टोर हो जाता है। ठीक, जब सीसीके आपका हार्मोन्स आता है इसको स्टिमुलेट करेगा, तब यहाँ से आपका क्या है, बाइल सिक्रीट होता है, फिर वो आकर के यहाँ मिलता है। समझे, इतना समझ में आया। इसके बाद क्या है, सारी डक्ट आप लोगों को समझना है। लीवर से जो आपका सेल है हिपैटिक सेल, तो उससे हमारा क्या हो जाएगा, हिपैटिक डक्ट। ठीक, गाल ब्लैडर से जो आपका डक्ट होता है उसको कहते हैं सिस्टिक डक्ट। क्या कहते हैं, सिस्टिक डक्ट। ठीक है, और पैनक्रियास से जो डक्ट निकलेगा उसको पैनक्रियाटिक डक्ट। लीवर से हिपैटिक, गाल ब्लैडर से सिस्टिक, पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक, 3 डक्ट हो गए। क्लियर हो गया। तो यहाँ से जो आपका लीवर है, लीवर में ये जो आपकी कोशिका है जिसको कहते हैं हिपैटिक सेल्स, एक हिपैटिक सेल्स को मैंने निकाल के यहाँ बनाया है, एक हिपैटिक सेल्स को मैंने यहाँ निकाल के बनाया है। ये आपका हिपैटिक सेल्स हो गया। इसमें देखते हैं हम लोग की बाइल का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। ये जो हिपैटिक सेल्स है, एक उसके ऊपर कवरिंग होता है और कैप्सूल का, उस कवरिंग को क्या कहते हैं, ग्लिसल कैप्सूल कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लिसल कैप्सूल कहते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, ग्लिसल कैप्सूल किसकी कवरिंग होती है, तो क्या कहेंगे, लीवर की सेल्स की, हिपैटिक सेल्स की जो कवरिंग होती है किसके होती है, ग्लिसन कैप्सूल के थ्रू होती है। ठीक है, उसके अंदर जब आप स्ट्रक्चर देखते हैं तो इस तरीके से ये पार्ट में डिवाइड, इसको कहते हैं साइनोसॉइड्स। क्या कहते हैं, साइनोसॉइड। और इसी में से आपके ब्लड वेसल्स जाते हैं, पतली पतली ब्लड वेसल्स जाती हैं, जो क्या करती हैं, जो ये स्टोर किया रहता है क्या, ग्लाइकोजन, समझ रहे हो, उसको ब्रेक करेंगी एंजाइम जाके, उसको ग्लूकोज के फॉर्म में, फिर ये ब्लड वेसल्स आपके हार्ट तक जाएंगी। समझ रहे हो। तो यहाँ पे जो साइनोसॉइड स्ट्रक्चर, इसके अंदर क्या है, ये ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स या कैपिलरीज लिख लो, वेसल्स ही लिख लो। ठीक, पतली पतली सी आपकी होती है, वेन्स होती है, ये जाती है। और इन दोनों साइनोसॉइड्स के बीच में जो ये खाली स्थान है, इसके बीच में आपकी क्या पाई जाती है, इधर साइड साइड में कूफर सेल्स। क्या होती हैं, कूफर सेल्स। तो पूछता है कूफर सेल्स किससे बिलोंग करती है, लीवर से। लीवर में जो आपकी सेल्स पाई जाती है, हिपैटिक सेल्स और कूफर सेल्स। समझ रहे हो, कूफर से हिपैटिक सेल्स क्या करती है, बाइल का फॉर्मेशन करेगी, और कूफर सेल्स क्या करती है, जितनी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा वो उसको खा जाती है। कूफर सेल्स फाइगोसाइटोसिस नेचर की होती है, बैक्टीरिया वगैरह को किल कर देती, खा जाती है। ठीक है, इसलिए फाइगोसाइटोसिस का मतलब होता है किल कर देना, बैक्टीरिया को किल कर देना। तो मैंने आप लोगों को WBC में पढ़ाया था, मोनोसाइट्स था, मोनोसाइट्स था, और क्या था, न्यूट्रोफिल्स थी, और प्लस कूफर सेल्स, ये भी हो गया। ये तीनों कैसे हो गए, फैगोसाइटोसिस। ये भी एक आपका क्वेश्चन है, फैगोसाइटोसिस नेचर में क्या क्या आएंगे, मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स और कूफर सेल्स, तीनों देगा तो आपका ऑप्शन तीनों लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया एक तरीके का। इसको अब ये क्या करता है, इसके पास में जो आपके हिपैटिक सेल्स हैं और ये कूफर सेल दोनों मिल करके किसका फॉर्मेशन कर दिया, बाइल का। यहाँ बाइल बन गया। अब ये जो बाइल है इसको सीक्रेट करने के लिए यहाँ पे डक्ट पाई जाएगी। कौन सी डक्ट, हिपैटिक डक्ट। और देखो एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होता है, या सिक्रेशन या इंडोक्राइन, इन दोनों में अंतर होता है।
एक्सोक्राइन के पास हमेशा इसको क्या कौन सी ग्लैंड कहते हैं, डक्टस ग्लैंड कहेंगे। क्या कहेंगे, डक्टस ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि इसके पास क्या होता है, सिक्रीशन करने के लिए डक्ट पाई जाती है। और इंडोक्राइन को क्या कहते हैं, डक्टलेस, क्या कहते हैं, इसका दूसरा नाम है डक्टलेस ग्लैंड होता है। इसके पास कोई सिक्रीशन करने के लिए कोई डक्ट नहीं होती, ये डायरेक्ट जहां से बनाया उसी के बगल से आपका ब्लड वेसल जाता है और उसी ब्लड में अपने हार्मोन्स को डाल देता है। ठीक है, इंडोक्राइन हमेशा हार्मोन का सिक्रीशन करेगा और हार्मोन्स हमारे किसी डक्ट में नहीं जाता और डायरेक्ट हमारे ब्लड में चला जाता है। ठीक है, और एंजाइम को जाने के लिए रास्ता चाहिए, तो वो डक्ट जाती है, तो इसलिए उसको क्या कहते हैं, एक्सोक्राइन। तो क्वेश्चन पूछता है बाइल का सिक्रीशन किस प्रकार का है, इंडोक्राइन सिक्रीशन है कि एक्सोक्राइन। जब वो डक्ट से हो रही थी इसका मतलब कैसा है, एक्सोक्राइन। समझ में आया। तो यहाँ से जो आपका बाइल है ये जिससे सिक्रीट होकर के हिपैटिक डक्ट से, ये जो आपका यहाँ पे मैंने बताया ना, देखा ना, यहाँ बाइल बना, बाइल यहाँ से सिक्रीट हुआ हिपैटिक डक्ट से होते हुए यहाँ पे जो आया, फिर यहाँ से जाकर के गाल ब्लैडर में स्टोर हो गया। यहाँ तक समझ में आया आप सबको। इसके बाद क्या आया, सीसीके हार्मोन्स जो आपके ड्यूडेनम में बना, साइटो क्या था, कोलिकोसाइटोकाइनिन। ठीक है, कोलियो है, कोलियोसाइटोकाइनिन हार्मोन्स है, वो जाकर के हमारे गाल ब्लैडर को स्टिमुलेट करता है, ऐसे पिचकाता है और मतलब कॉन्ट्रैक्ट करता है। कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ से बाइल सिक्रीट होकर के, यहाँ से बाइल हमारे आती है कहाँ, इस वाले रीजन में, जिसको कहते हैं कॉमन हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। ये पैनक्रियास की डक्ट है, इसलिए ये कॉमन हो गई इससे, बाइल के डक्ट से, लीवर के डक्ट से, ये जो यहाँ से आई है कहाँ गया, कॉमन हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट इसको कहेंगे। यहीं पे आकर के आपका बाइल यहाँ मिल जाता है, जहाँ से इसके आगे पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस आते हैं, इसमें सब मिल गए। ठीक है, अब वो जो आपका यहाँ से आपकी सारी एंजाइम मिल गई, बाइल प्लस पैनक्रियाटिक जूस, फिर ये जाकर के एक बड़ा सा रीजन होता है जिसको कहते हैं फूला हुआ भाग, एम्प्यूला। एम्प्यूला में सब आते हैं। एम्प्यूला के पास एक आपका इंस्फिंक्टर लगा होता है जिसको कहते हैं इंस्फिंक्टर ऑफ ओडाई। क्वेश्चन पूछता है इंस्फिंक्टर ऑफ ओडाई कहाँ पाया जाता है, ये आपका पैनक्रियाटिक डक्ट से ओपनिंग करता है, किसमें, ड्यूडेनम में। ठीक है, जब जरूरत होगी ये तभी आएगा, नहीं ये डक्ट बंद रहेगी। जब यहाँ से जरूरत होती है, बाइल का सिक्रीशन पाचन करना है, ये चाहिए हमको, तो यहाँ पे ये प्रेशर लगता है, डक्ट खुल जाती है। ठीक है, और यहाँ से अब सारे के सारे मिलकर के कौन सा आपका एंजाइम बना लिए, पैनक्रियाटिक जूस बना लिए। उसमें आपका पैनक्रियाटिक आपका क्या था, एंजाइम थी प्लस बाइल था, सब मिला करके पैनक्रियाटिक जूस बन गया। अब वो कॉमन हो गया, वो कार्बोहाइड्रेट को भी पचा देगा, फैट को भी पचा देगा, प्रोटीन को भी पचा देगा, विटामिन को भी पचा देगा, सबको ये क्या करता है, पाचन हो जाता है हमारे, ये जाकर के स्मॉल इंटेस्टाइन में। समझ में आया यहाँ तक। अब आप लोग चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखो, यहाँ से यहाँ पे जो डक्ट खुली है ये आपका कॉमन आ रहा है, ये आपका क्या है, गाल ब्लैडर से और लीवर दोनों मिलकर के यहाँ आ रहे हैं और यहाँ खुल जा रहा है, कहाँ, पैनक्रियाज में, इसलिए इसको कहते हैं, इस वाले इसको कहेंगे, कहाँ गया जी, कॉमन हिपैटिक डक्ट है। इस कॉमन हिपैटिक डक्ट के ऊपर यहाँ एक इंस्फिंक्टर लगा होता है, जैसे यहाँ इंस्फिंक्टर लगा होता है ना, उसी तरीके से यहाँ पे भी लगाता है। इस स्फिंक्टर का नाम क्या है, इंस्फिंक्टर ऑफ बॉयडेन। तो पूछता है इंस्फिंक्टर ऑफ बॉयडेन कहाँ ओपन होता है, किस डक्ट से आती है, ये कॉमन हिपैटिक डक्ट होती है जो आकर के पैनक्रियाज में ओपनिंग करती है, इसलिए उसको कहते हैं इंस्फिंक्टर ऑफ बॉयडेन। ठीक, और इंस्फिंक्टर ऑफ ओडाई कहाँ है, पैनक्रियाज से कहाँ खुल रहा है, ड्यूडेनम में। ठीक, तो यहाँ तक ये आ गया। इसके बाद यहाँ पे आगे देखेंगे पैनक्रियाज का ये स्ट्रक्चर है, लीफ लाइक पूरा स्ट्रक्चर ग्रीन कलर का, ये पूरा पैनक्रियाज है। तो पैनक्रियाज में जो पतली सी ग्रीन कलर की सीधे सीधे आपकी डक्ट गई, इसको क्या कहते हैं, पैनक्रियाटिक डक्ट। क्या कहते हैं, पैनक्रियाटिक डक्ट या डक्ट ऑफ विल्सन बोलेंगे। ठीक है, इसमें ये जो गोले गोले से इसको कहते हैं एसिनाई। ठीक, क्या कहते हैं, एसिनाई। और उसके बगल में जो स्ट्रक्चर पाए जाते हैं उसको लैंगरहैंस कहते हैं, लैंगरहैंस की दूपिकाएं। और उसी के पास आपका क्या होते हैं, अल्फा बीटा और डेल्टा सेल्स होते हैं, जिससे हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है। ठीक है, और इसके बाद ये जो आपका और क्या बच गया है, ये जो आपका रीजन, इसको एम्प्यूला कहेंगे। और एम्प्यूला और ये जो कॉमन हिपैटिक डक्ट के बीच में जो आपका डक्ट है, उस डक्ट का नाम क्या है, एम्प्यूला ऑफ वेंटर। एम्प्यूला ऑफ वेंटर जाके एम्प्यूला में खुलेगा। ये बस इसको पास करती है, यहाँ पे जो आपका पैनक्रियाटिक जूस प्लस आपका पैनक्रियाटिक जूस जो होती है उसको पास करने का इसका काम होता है, इसके थ्रू ये एम्प्यूला में जाएगा,
फिर एम्प्यूला से जाएगा। तो इसमें दो रीज़न है इस तरीके से, एक आपका इसका डक्ट है तो इसको कहेंगे एम्प्यूला ऑफ वेंटर या एम्प्यूला का डक्ट है, ठीक है, और ये जा करके ओपन हो जाता है एम्प्यूला में। तो आप लोगों को इसमें क्या क्या याद करना है, ध्यान से सुनो, क्वेश्चन कहाँ से आते हैं इसको ध्यान से सुनो। मेन चीजें देखो, ये हमारा लीवर है, लीवर से कौन सी डक्ट आई, हिपैटिक डक्ट, ध्यान से देखो समझ में आएगा। लीवर से कौन सी डक्ट आई, हिपैटिक डक्ट, हिपैटिक डक्ट जा करके ये गाल ब्लैडर में क्या कर दी, बाइल का सिक्रीशन कर दी, मतलब स्टोर करवा दी। अब यहाँ से जो गाल ब्लैडर से आपकी जो डक्ट आती है इसको कहते हैं बाइल सिस्टिक डक्ट, क्या कहेंगे, सिस्टिक, और दोनों कॉमन हो करके हमारे पैनक्रियाज में जा करके खुल जाता है। ये हमारा क्या है, पैनक्रियाज, और पैनक्रियाज में जिस इन्फिंक्टर से खुलता है इसको क्या कहते हैं, इन्फिंक्टर ऑफ बॉयडेन, क्या कहते हैं, बॉयडेन। और ये जाके जहाँ जिस वाले रीजन में खुलता है ये पैनक्रियाज का रहता है, और इसमें ये कॉमन हमारा रीजन आता है, इसलिए कहते हैं हिपैटो पैनक्रियाटिक, क्या है, कॉमन हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट होता है, ठीक है, यहाँ आके ओपन हो। इसके बाद यहाँ से वेंटर आता है, एक उसका गला होता है, इसको कहते हैं एम्प्यूला ऑफ वेंटर, और ये जाकर के खुल जाता है एम्प्यूला में, और एम्प्यूला में भी एक इसमें इन्फिंक्टर लगा होता है, इसको क्या कहते हैं, इन्फिंक्टर ऑफ ओडाई, ठीक है। और यहाँ से हमारा जूस जो होता है कहाँ चला जाता है, हमारे ड्यूडेनम वाले पार्ट से, वहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन में। और इधर से पैनक्रियाज का जो पार्ट है, पैनक्रियाज में आपका इधर ऐसे गोले गोले से एसिनाई लगे होते हैं, ठीक है, इसमें भी आपके सेल्स पाई जाती हैं, जिससे आपका क्या निकलता है, ट्रिप्सिन, क्या निकलता है, ट्रिप्सिन एंजाइम निकलती है एसिनाई वगैरह से, ठीक है। और जो लैंगरहैंस की छोटी छोटी यहाँ पे इस तरीके से दीपिकाएँ पाई जाती है, उसमें अल्फा बीटा और डेल्टा सेल होती है, जिससे ग्लाइकोगॉन, इंसुलिन और सोमैटोस्टेसिन आपका क्या निकलता है, हार्मोन्स, इसलिए ये कैसी नेचर होगी, ट्रिप्सिन, और ये दोनों तो मिक्स टाइप की हो गई, ठीक है। और बाकी इसमें से कुछ नहीं याद करना है, बस आप लोग वेंटर याद करेंगे, एक यहाँ स्टार लगा लो, एक यहाँ लगा लो, एक यहाँ लगा लो, और एक आपका कहाँ गया, बस इतना ही बहुत है। हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट, एक इसको याद रख लो, जहाँ पैनक्रियाज लिख दिया, हिपैटो मतलब कॉमन आ रहा है, और एक यहाँ पे है कॉमन बाइल डक्ट है, मतलब कॉमन है, ये हिपैटिक सेल्स और गाल ब्लैडर दोनों का है, बाकी आप लोगों को नहीं याद करना, इतना बस याद कर लो, ठीक है। बनाना आपको सबको है, पर अब फिगर में याद रखिएगा, क्वेश्चन उसी से पूछेगा। एक मिनट, हाँ पढ़ाऊंगी ब्लड वेसल्स, कह रही हूँ ना, अभी सब पढ़ाऊंगी। ग्लाइकोजन कैसे टूटता है, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोलाइसिस, सब पढ़ाऊंगी। अभी इसको आप लोग यहाँ तक बनाइए। चलिए, लीवर हमारे कितने होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। लीवर की जो सेल्स होती है उसको हिपैटिक सेल्स कहती हैं। हिपैटिक सेल्स के पास में कूफर सेल्स पाई जाती है। हिपैटिक सेल्स होती है बाइल का सिक्रीशन करती है। कूफर सेल्स फैगोसाइटोसिस नेचर का होता है, जो क्या करता है, बैक्टीरिया को किल कर देगा। और वहां से हिपैटिक सेल्स से आपका हिपैटिक डक्ट होता है, वहां से बाइल जो बनता है वो सीधे आकर के हमारे गाल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है, ठीक है। गाल ब्लैडर से जो डक्ट निकलती है उसको सिस्टिक डक्ट कहते हैं। सिस्टिक डक्ट और हिपैटिक डक्ट दोनों मिलकर के क्या बना लेती हैं, कॉमन बाइल डक्ट, जिसको सीबीडी कहते हैं। एकदम ऊपर देखो, यहाँ स्टमक के ऊपर वहां लिखी हूँ, कॉमन बाइल डक्ट बना देंगे। वो कॉमन बाइल डक्ट सीधे आके पैनक्रियाटिक डक्ट में खुल जाती है, ठीक है। तो जहाँ खुलती है उसका जो रास्ता है वहां पे एक वाल्व लगाता है, उस वाल्व को क्या कहते हैं, इन्फिंक्टर ऑफ बॉयडेन। और बॉयडेन में जाकर के आपका क्या हो गया, वो बाइल आकर के स्टोर, उसके पास में जो आपका पैनक्रियाटिक डक्ट था वहां पे आके आपका स्टोर हो जाता है। अब वहां पे क्या हो गया, बाइल प्लस पैनक्रियाटिक जूस दोनों स्टोर हो जाते हैं, इसलिए उसको क्या कहते हैं, कॉमन हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट कहेंगे। वो एक गला जैसे होता है, नेक जैसे वेंटर में खुलता है, जिसको कहते हैं एम्प्यूला ऑफ वेंटर। वेंटर से फिर एम्प्यूला में आपका जूस जाता है, जो भी पैनक्रियाटिक जूस कहते हैं उसको। फिर वहां पे एक आपका क्या लगा होता है, वॉल्व लगा होता है, इसको कहते हैं इन्फिंक्टर ऑफ ओडाई, जो आपका ड्यूडेनम में खुलता है। फिर वहां से पैनक्रियाटिक जूस होती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगी, और स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरी तरीके से डाइजेशन कर देती है। यहाँ तक समझ में आ गया ना आप लोगों को। अब आप लोगों को करना क्या है, इसमें ये जो लीवर्स की जो सेल्स होती है, लीवर की जो यूनिट होती है उसकी सेल की, उसको कहते हैं हिपैटिक सेल्स।
हिपैटिक सेल्स में क्या पाई जाती है आपकी, हिपैटिक में सेल्स में आपका ये जो एक बड़ा सा है वो आपका हिपैटिक सेल्स है। हिपैटिक सेल्स में आपका साइनोसॉइड स्ट्रक्चर होता है, बीच बीच में स्पेस होते हैं, उसी में से ब्लड वेसल्स जाते हैं, ठीक है, जो ग्लूकोज को लेके जाएंगे, और जो हिपैटिक सेल्स होती है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल करके स्टोर कर लेती है। समझ रहे हो, हम हमारे बॉडी में डाइजेशन होने के बाद ग्लूकोज बनता है, क्या बनता है, ग्लूकोज, उसी ग्लूकोज से हमको क्या मिलती है, एनर्जी। तो ग्लूकोज जो होता है स्टोर होता है, ठीक है, कहाँ होता है, स्टोर होता है ग्लाइकोजन के रूप में हमारी मसल्स में, हमारे लीवर्स में। जैसे कोई व्यक्ति अगर फास्ट है, व्रत में है, तो सबसे पहले हमारी बॉडी क्या, आप कुछ तो खाएंगे नहीं पूरे दिन, पानी पीना है सिर्फ, ये नहीं कि सब खाते रहो खाते रहो, ठीक है। कोई अगर निर्जल व्रत है, वहां निर्जल व्रत का मतलब चल रहा है, पानी एक आध बार आप पी भी सकते हो, बाकी कोई भी फूड वाला सब्सटेंस नहीं लेना है। व्रत का मतलब यही होता है। व्रत ना समझ में आया तो भूखमरी वाला स्थिति अभी बता रही हूँ, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि हम जब कोई चीज नहीं खाते पूरे दिन, हमको फास्ट रहना, देखना है कि मेरे में कैपेसिटी कितनी है। तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले हमारे बॉडी में ग्लूकोज टूटता है कार्बोहाइड्रेट को पकड़ के, जितना कार्बोहाइड्रेट रहता है हमारी बॉडी में उससे तोड़ तोड़ के एनर्जी मिलती है। फिर उसके बाद कार्बोहाइड्रेट के बाद, भाई हम मोटे हैं या पतले हैं, सबके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल होता है, फैट होता है। अब फैट टूटता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कोलेस्ट्रॉल टूटता है, चलो अच्छी बात है कि थोड़े पतले हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जब प्रोटीन टूटने लगता है बेटा, तो उस कंडीशन में क्या होता है, प्रोटीन का टूटने का मतलब हमारी प्रोटीन हमारी बॉडी को बिल्ड करती है। जब प्रोटीन टूटती है तो हमारी सारी सेल्स मरने लगती हैं। उस कंडीशन में क्या होता है कि अगर आपको खाना नहीं दिया गया तो धीरे धीरे इंसान भूखमरी से मर जाता है, ठीक है। भूखमरी, स्टारवेशन का मतलब यही होता है जब प्रोटीन आपका हाईली लेवल तक टूटने लगता है। तो प्रोटीन अपने अमीनो एसिड में टूटेगा, अमीनो एसिड से फिर हमको ग्लूकोज मिलेगा। फैट टूटता है, फैट किसमें कन्वर्ट हो जाता है, आपका ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। अगर कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज मिलता है तो उसको क्या कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं ना। अगर कार्बोहाइड्रेट को छोड़ करके नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस से अगर हमको ग्लूकोज मिलने लगता है तो उसको क्या कहते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। एक ग्लूकोजिनेसिस होता है, ग्लाइकोलाइसिस होता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है, ठीक है, तीनों चीजें हैं। एक बार आपका जब प्रोटीन टूटता है उसका अलग होगा, फिर आपका कार्बोहाइड्रेट टूटेगा उसका अलग होगा, और जो नॉन सब्सटेंस जो टूटते हैं फैट वगैरह उसका अलग होता है। अभी मैं तीनों सेंटेंस लिखवा दूंगी, ठीक है। तो यहाँ इस तरीके से आपका भोजन का पाचन होता है। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, पैनक्रियाटिक जूस निकल गया। अब हमको पर्टिकुलर लीवर के बारे में लिखवाना है, चलो लीवर के बारे में अब आप लोग लिख लो। नहीं, सुनो, जो साधु संत होते हैं जो वो आपकी तरह इतने पैल्यूटेड एरिया में नहीं रहते। वो जो रहते हैं साधु संत, वो आपके हिमालय की चोटियों पे रहते हैं, समझ रहे हो। वो काफी ऐसे जगह रहते हैं जहाँ ऑक्सीजन का लेवल अच्छा होता है। तो वो जब ध्यान रखते हैं, ध्यान में बैठते हैं, तो वो न पानी पीते न खाना खाते थे। जो पहले के जो साधु संत ऋषि मुनि थे, वो अपने बॉडी को ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंड कर दिए थे, अपने सेल्स को। तो उनकी सेल्स को बस क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। हमारी सेल्स को अगर ऑक्सीजन मिलती रहेगी और हम पूरे ध्यान में हैं, हम अपने माइंड को पूरा कंसंट्रेट कर लिए, हाइपोथैलेमस को भी कंसंट्रेट कर लिए। जब हाइपोथैलेमस हमको क्या करेगा, कमांड देगा, तभी ना हमको भूख लगेगी, प्यास लगेगी। जब हम उसको अपने कमांड में किए हैं, एकदम हम क्या कर लिए, ध्यानावस्था में बैठ गए हैं, आसन में बैठ गए हैं, न वहाँ कोई शोर शराब कुछ नहीं, एकदम आराम से तुम बैठे हो। और उस कंडीशन क्या होती है, आप जो सांस लेते हो उस योगा का एक स्टेज होता है। उस स्टेज में बैठने के बाद हमारी कोशिकाओं को जीने के लिए सिर्फ ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन जैसे मिलती है, बस ग्लूकोज का फॉर्मेशन हमारी बॉडी में हो जाता है। वो अपने बॉडी को उस तरीके से अडॉप्ट कर लिए, इसलिए वो जिंदा है। जमीन के अंदर ऐसे थोड़ी न कोई जमीन के अंदर चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है कि वो जमीन के अंदर चले। गुफा होती है, उसमें भी ऑक्सीजन आने की वो रहती है, ऐसा थोड़ी ना है। उसको बनाया जाता है, ये थोड़ी है कि खंदो और बंद करके ढक दो मिट्टी से, मर जाएगा इंसान की रहेगा। तो वो सब चीजें बता, देखो मिथ्याएं बहुत है, जो मिथ्याएं है ना वो बहुत है। किसी ने भगवान को नहीं देखा, किसी ने राम भगवान को नहीं देखा। अच्छा आप एक चीज बताइए हमको,
जो सूरदास थे उनके पास आंखें थी? नहीं थी। फिर भी वो किनके बारे में बताएं? कृष्ण के बारे में हर चीजें बताते हैं, उनकी पूरी लीला क्या है, कैसे। जब उनके पास आंखें नहीं थी तो उनको कैसे पता हो कैसे दिखते हैं? उन्होंने कल्पना किया ना, अपनी मन की आंखों से उनको दिखा। जो उनके साथ जो लोग जिनके पास आंखें थी उन्होंने बताया, उनके शिष्यों ने बताया भगवान ऐसे दिखते हैं, ये है, तो उन्होंने इस हिसाब से लिखा। देखे तो वो भी नहीं थे, तो हम कैसे यकीन कर ले? लिखे तो वही थे। तो वही चीजें हैं, उसी तरीके से मिथ्याएं जो ऐसे चलती चली आती हैं। ठीक है। हाँ भाई, उनका जो दोहाएं हैं उन सबका जीवन के अस्तित्व से बिलोंग करती हैं कि हाँ तो बहुत है। अगर इंसान को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है तो यही सारी चीज, देखो जानते हो इंसान के पास सबसे लास्ट ऑप्शन भगवान होता है। जब वो सबसे हार जाता है तो भगवान के पास जाके रो लेता है कि भगवान क्यों मुझे इतना दुख दिए, ये वो। ठीक है। तो फिर भी वो भी एक तरीके से पॉजिटिविटी ही है कि चलो वो अपने दुख को किसी से तो बयां कर पा रहा है। अगर समाज में भगवान को नहीं रखा गया होता तो तुम किससे कहते? जब इंसान सुनता नहीं तो किससे कहते? अब ऐसे तो तुम्हारे बचपन से भगवान जी हैं, भगवान जी है, भगवान जी है, कहाँ है पता नहीं, बस हैं। तो जहां मन कहता है बेड पे भी सो के रो लो, कहीं अपनी खुशियों को कह भी लो, दुख तकलीफों से बांट भी लो, उससे क्या होता है? इंसान को एक आत्म संतुष्टि मिलती है। भगवान को किसी ने नहीं देखा है, पर ये है आस्था होती है सबकी अपनी अपनी। कुछ लोग हैं नहीं मानते, कुछ लोग मानते हैं, तो वो चीजें अलग चीज है। तो वो मिथ्याएं हैं। ठीक है। और खासकर मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मैं जाति पे ले रही हूँ, पर पंडित जी लोग बहुत ज्यादा इस सबको फैला देते हैं। ठीक है। इसलिए ताकि उनकी जो पूर्वजता है वो बनी रहे। ठीक है, समझी तिवारी जी? तो वो जो है उसकी, हाँ तो वही चीज कह रही हूँ, वो चीजें जो होती है वो बनी रहे। भाई उनकी उनकी घर चल रही है, कथा व्यथा करते हैं, देश दुनिया भर का पाठ करवाते, 1 लाख 2 लाख लेके चले जाते हैं। ठीक है। वो तो सब इंसान कर ले, पर उनको क्या है, उन्होंने उस नियम से करवाया है तो इंसान को संतुष्टि होती है। आप हमारे घर में सब सही हो जाएगा। बहुत सही बताओ, बढ़िया है। तो है, हाँ तो सही है भाई, वो अपने कास्ट के बेस पे थोड़ा कम कर दिए। तो वो चीजें हैं आजकल, वो भी एक बहुत बड़ा, देखते नहीं है भाई, ऐप वेब चलता है एस्ट्रो टॉक, देश दुनिया भर का सब बताते रहते हैं, तो उसकी भी पढ़ाई है। चलिए चलिए आगे देखिए, चलो हो गया, चलो चलो। लीवर चलो लिखो फटाफट, लीवर के बारे में लिखिए। ये सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, लिखो इट इज कवर्ड बाई, लिखो इट इज कवर्ड बाई, इट इज कवर्ड बाई आउटर सिरस कैप्सूल। उस कैप्सूल को कहते हैं ग्लिसन। क्या है जी? ग्लिसन्स कैप्सूल। ठीक है। एक मिनट भाई, एक मिनट, कहाँ गया? यहाँ से रुको। इट कवर्ड बाई आउटर साइड, आउटर साइड सीरस कैप्सूल, आउटर साइड सीरस कैप्सूल एंड इनर साइड ग्लिसन कैप्सूल। ठीक है। यहाँ आप देख लेना, इसमें 2 आपके कैप्सूल होते हैं, आउटर साइड्स आपके सीरस कैप्सूल होता है इस तरीके से, और इनर साइड क्या होता है बेटा? ग्लिसन कैप्सूल होता है। ये आपका सीरस कैप्सूल हो गया, सीरस कैप्सूल, और ये आपकी सेल्स हो गई, और इनर साइड जो है इधर साइड में ग्लिसन कैप्सूल हो जाएगा।
हाँ गया जी, ग्लिसन। ये इनर साइड ग्लिसन हो जाएगा, आउटर साइड सीरस कैप्सूल हो गया। इसको बना लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट लिखिए आप लोग। इट डिवाइडेड इनटू टू 4 लेब्स, 2 लोब्स, 4 लेब्स भाई, 4 लोब्स, 2 right lobes and 2 left, and both are separated by and both are separated by falciform ligament। falciform ligament से दोनों आपके क्या होते हैं, लोब्स क्या होते हैं बेटा, सेपरेट होते हैं। क्वेश्चन याद रखिएगा लिगामेंट के टाइप। इट कंटेन्स hepatic प्लस Kupffer cells। ये फैगोसाइटोसिस नेचर का होता है। करता है और ये बाइल प्रोडक्शन करता है। लीवर released bile into gallbladder with the help of hepatic duct, with the help of hepatic duct. The liver plays important role of deamination, दूसरा लिखिए excretion, glycogenesis, ग्लाइकोजन से का ब्रेक डाउन करके क्या बना ले रहे हैं हम, ग्लूकोज, उसको कहेंगे। फिर ग्लाइकोनियोजेनेसिस, यही है ना, ग्लाइकोनियोलाइसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। फिर उसके बाद आपका क्या है, और है डिटॉक्सिफिकेशन, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन, इसको भी मैं लिखवाऊंगी। इसके बाद आपका क्या बचा है इसमें,
हिपैरिन सिक्रेशन, फैगोसाइटोसिस करता है प्लस हिपैरिन सिक्रेशन। इतने लीवर के फंक्शंस होते हैं। डीएमिनेशन, यूरिया साइकिल जो चलना होता है, यूरिया साइकिल हमारे कहाँ चलता है? लीवर में ही ना। एक्सक्रीशन होते हैं, फिर इसमें ग्लाइकोजेनेसिस होता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस होता है, डिटॉक्सिफिकेशन होता है, फैगोसाइटोसिस होगा इसमें, और हिपैरिन का सिक्रेशन होता है। इतनी चीजें हमारे लीवर में होती है। यहाँ तक करिए फिर समझाओ। अभी समझाऊंगी। कोलेस्ट्रॉल उसका सिक्रेशन करने का मतलब क्या होता है? वो उसका क्या होता है? एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है। उसको उठा करके वो बाइल के साथ ही कहाँ डाल देता है? हमारे गाल ब्लैडर में। तो गाल ब्लैडर क्या करता है? वो भी उसके पास होता है फास्फो वो लेसिथिन करके एक अमीनो एसिड होती है, ठीक है, वो फास्फोलिपिड का बना होता है। तो वो कोलेस्ट्रॉल को उसके टुकड़े में तोड़ता है। अगर लेसिथिन का अमाउंट प्रॉपर रहता है तो कोलेस्ट्रॉल को छोटे छोटे टुकड़ों में करके वो पैनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू, फीकल मैटर के थ्रू कोलेस्ट्रॉल बाहर आ जाता है। अगर लेसिथिन का अमाउंट कम होने लगता है तो कोलेस्ट्रॉल हमारे लीवर उसमें गाल ब्लैडर में जमने लगता है, और वहां जम जाता है ज्यादा तो वो हमारा क्या बना लेता है? स्टोन। तो उसी को कहा जाता है गाल ब्लैडर का स्टोन, ठीक है। पित्त का क्या कहा जाता है? पथरी। उसको भी मैं समझा रही हूँ। जब आप फैटी चीजें बहुत खा रहे हैं, भाई लीवर की भी एक कैपेसिटी होती है। अब दिन भर तुम खाली ऑयली ऑयली चीज, पिज्जा पिज्जा बर्गर खाते रहोगे, बेचारा कितना तुमको वो हेल्प करेगा? उसकी भी तो कैपेसिटी होती है। जब ओवर डोजेज हो जाता है तो भाई वो कितना कोलेस्ट्रॉल को करेगा? फिर धीरे 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 वो क्या करेगा? स्टोन में कोलेस्ट्रॉल लेवल आपके गाल ब्लैडर में ज्यादा आने लगता है, तो लेसिथिन प्रॉपर उतनी जितनी चाहिए उसको डाइजेस्ट करने के लिए उससे ज्यादा अमाउंट में तो होती नहीं। तो जब कम होने लगती है तो वही कोलेस्ट्रॉल जाकर के हमारे गाल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है, हमको पथरी हो जाती है। इसीलिए खाने में आप ऑयली चीज़ों को थोड़ा अवॉइड किया करिए। खाइए, ऐसा नहीं कह रहे हैं कि ना खाइए, पर किसी भी चीज़ की लिमिट से ज़्यादा करेंगे तो वो अपने बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। करिए, हो जाए तो बताइए। यहाँ तक क्योंकि क्लासेस भी तो हो गई। इसके बाद जो है आपका कल के क्लास में क्या बताऊंगी आप लोगों को? बाइल बता दूंगी और इसका मैकेनिज्म, ये खत्म हो जाएगा। कल क्या है? सैटरडे है ना? हाँ हाँ, कल आप लोगों का मॉडल पेपर का टेस्ट है। उसके लिए मैं आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखो, क्योंकि मैं यहाँ टाइपिस्ट है नहीं, तो मैं जा रही हूँ मॉडल पेपर तुम लोगों का बनवाने। अगर बन जाता है तो मैं मैसेज डाल दूंगी कि आप लोगों का कल टेस्ट है। आप लोग प्रिपरेशन करते रहिए। अगर टेस्ट नहीं होगा तो कल क्लासेस रहेंगी, तो मैं वो भी मैसेज डाल दूंगी कि अगर टेस्ट नहीं हो पाता, बाय द वे अगर नहीं बन पाता है तो फिर आप लोगों का टेस्ट पोस्टपोन कर दूंगी। और 14 तारीख को आप लोगों की छुट्टी भी रहेगी, ठीक है। संडे को भी छुट्टी है, 14 तारीख को कुछ है, अंबेडकर जयंती है, तो उसके उपलक्ष्य में पूरी क्लासेस वगैरह बंद रहेगी, समझ रहे हो। तो संडे मंडे 2 दिन क्लासेस बंद रहेगी। हाँ, तभी ना कूफर सेल्स हैं, वही तो खाती रहती हैं। तो अभी आपको ये तो मैंने स्ट्रक्चरली समझाया। अभी इससे मैकेनिज्म के थ्रू में जो आपका रिएक्शन होता है ना, उस रिएक्शन के थ्रू में फटाफट इसको बता दूंगी तो क्लियर हो जाएंगे चीजों को। देखो इसमें क्लास में क्या है, चीजों को डीप से पढ़ेंगे। जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। अगर मैं आउट पढ़ा के छोड़ दूं कि बस हाँ ये होता है ये होता है ये होता है, छोड़ दूं, और जब क्वेश्चन पूछता है तो डीप में वो तुम्हारा बेसिक नॉलेज चेक करता है, बच्चे को आ रहा है कि नहीं, रट्टा तो नहीं मारा है, यूथ ला के शिल्पी मार के घटना चक्र मार के आके तो नहीं बैठ गया है। तो वो क्वेश्चन का लेवल होता है, पहले तुमको नॉलेज होना चाहिए। आप लोग फ्यूचर में टीचर बनेंगे, जाएंगे पढ़ाने, तो यही सारी चीजें, सारी जो नोट्स बनाए हैं तो ये नोट्स काम देंगी। तब वहाँ आप लोग को टेंशन नहीं होगा बच्चों को, आज हमको लीवर पढ़ा है, कैसे पढ़ाऊंगा, मुझे तो आ ही नहीं रहा है, तो ऐसे दिक्कत होगी। ऐसे है, चलो मैम का नोट्स है, पढ़ा दूंगा, नोट्स ले जाओ, खोलो, देखो, पढ़ा दो, हो गया। तो ये नोट्स नहीं बना लिए तो फेंक दें, जॉब लग गई तो गया, जॉब लग गई अच्छी बात है, भगवान करे सबकी जॉब लग जाए, पर नोट्स रखे रहना, ठीक है।
क्योंकि आप लोगों को फिर पढ़ाना भी होगा, जॉब अभी तो पढ़ रहे हो ना, फिर बाद में जैसे मैं पढ़ा रही हूँ उस तरीके से पढ़ाना भी होगा। तो ये नहीं कि बहका दें, आजकल के बच्चे बड़े तेज हो, बहकते नहीं हैं। वो जा करके सीधे प्रिंसिपल से कह देंगे सर वो मैम को आता होता कुछ नहीं है, ठीक है, तो दिक्कत हो जाएगी। क्या? हाँ हाँ, किसमें? हाँ, हिपैरिन जो होता है एंटी कोगुलेंट प्रोटीन होती है हमारी बॉडी की। हाँ, तो विटामिन जो के होता है वो ब्लड क्लॉटिंग में क्या करता है, आपका हेल्प करता है, ठीक है। तो वो सारी चीजें हैं, अभी समझाऊंगी, अभी फिलहाल इतना लिख लीजिए। जिन बच्चों को पढ़ना है वो अपनी बुक्स लेके पढ़ सकते हैं, इसलिए बार बार कहती हूँ एनसीईआरटी कंप्लीट रखो। एनसीईआरटी पढ़ लोगे तुम्हारी 60% प्रिपरेशन हो जाएगी, ठीक है। एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है, एनसीईआरटी पढ़ के ही आप लोग बैठा करिए।